नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नैन्सी क्लासेस में। आज मैं आप सभी के लिए वो वीडियो लाई हूँ जिसके लिए सब लोग इंतजार कर रहे थे कि कैसे सुपर टेट की तैयारी की जाए ताकि पहली बार में ही सुपर टेट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई किया जाए। साथ ही साथ आप इस वीडियो में जानेंगे कि सुपर टेट के सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ा जाए, कौन सी टेस्ट सीरीज परचेज की जाए एंड नोट्स किस तरीके से प्रिपेयर की जाए ताकि एग्जाम के टाइम बर्डन ना हो और हम उन नोट्स को ईजिली पढ़ पाएं। तो यहाँ पर आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप इस वीडियो में जान सकें कि किस तरीके से सुपर टेट की तैयारी की जाए। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि वो विद्यार्थी जिन्होंने या तो यूपी टेट पास किया हो या फिर सी टेट पास किया हो, एक कोई एग्जाम या तो यूपी टेट या सी टेट, इनमें से कोई एक एग्जाम अगर पास किया होगा तो वो सुपर टेट एग्जाम दे सकते हैं। आप लोग इस चीज को भलीभांति जानते होंगे कि या तो आपने सी टेट पास किया हो या फिर यूपी टेट। कई लोगों को ये मिथ रहता है कि आपके सुपर टेट देने के लिए दोनों यूपी टेट और सी टेट दोनों क्वालिफाई होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपके पास कोई एक एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, चाहे वो सी टेट हो या फिर आपका यूपी टेट हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी, आपके सुपर टेट एग्जाम 150 मार्क्स का होता है। कितना होता है? 150 मार्क्स का होता है। इन 150 मार्क्स में आपको सबसे पहले ये देखना है कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट सुपर टेट में आते हैं। क्योंकि सब्जेक्ट की लिस्ट थोड़ी सी लंबी होती है, कुल मिला के आपके 14 सब्जेक्ट होते हैं। इन 14 सब्जेक्ट को आप लोग यहाँ पर अच्छे से जान सकेंगे। तो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट को शामिल किया है ताकि आप सब्जेक्ट से समझ सकें कि किस तरीके से हमें अपने सब्जेक्ट को जो है पढ़ना है। दूसरा मैंने पॉइंट लिया है सिलेबस। सिलेबस में आप जानेंगे कि हमारे सब्जेक्ट का सिलेबस किस तरीके से है एंड हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने इतना पोर्शन कवर कर लिया है एंड इतना पोर्शन मेरा अभी बाकी है। और आयोग आपके जो प्रश्न पूछता है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछता है। सिलेबस से आपके 80 से 90% तक प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी का बचा हुआ 10% आपका जो है हम लोग कहते हैं सिलेबस के बाहर से आया है तो वो होता है। तो 80 से 90% क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही पूछे जाएंगे। अब आता है आपका टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में मैं आपको बताऊंगी कि आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करनी है या फिर ऑफलाइन करनी है, आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी, यहाँ पर आप सारी चीजें जान पाएंगे। नेक्स्ट है मेरा नोट्स, कि किस तरीके से आप नोट्स बनाएं ताकि आपको नोट्स बर्डन ना फील हो और आप एग्जाम टाइम उन सभी नोट्स को रिवाइज कर पाए एक दिन पहले। जो चीजें मैंने अपने ऊपर अप्लाई की, मैं वही सारी चीजें आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। इन सभी चीजों से मुझे बहुत हेल्प हुई है, तो मैं वही सारी चीजें आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। नेक्स्ट है मेरा मोटिवेशन। तो मोटिवेशन में मैं आपको एक अलग सा मोटिवेशन दूंगी कि आपको पूरी जर्नी में बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको उन लोगों की संगति में नहीं रहना है जो आपको डिमोटिवेट करे कि वैकेंसी नहीं आएगी। चाहे 17,000 वैकेंसी आए, चाहे आपकी 51,000 वैकेंसी आए, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना होना चाहिए कि एक सीट मुझे अपनी पक्की करनी है। हमें इस बात का ध्यान नहीं देना कि वैकेंसी कितनी आती है, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आती है, ये आपके लिए मैटर नहीं करना चाहिए। अगर 17,000 वैकेंसी आए तो क्या हम पढ़ाई करना छोड़ दें? बिल्कुल भी नहीं। 17,000 वैकेंसी आए, चाहे हमारी 51,000 आए, कितनी भी वैकेंसी आए, डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि हमें एक सीट अपनी पक्की करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको इन्हीं सब चीजों से रूबरू कराऊंगी। सबसे पहले मैंने लिया है सब्जेक्ट। आइए समझते हैं इसको। सब्जेक्ट को मैंने क्यों शामिल किया है? क्योंकि आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट थोड़े से ज्यादा होते हैं सुपर टेट में, लोग यही देख के डर जाते हैं। डरना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। सब्जेक्ट में आपको सबसे पहले देखना है कि हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। जब आप ये देख लेंगे कि हमारे सब्जेक्ट कौन से हैं, फिर आपको ये देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा कितने अंक का आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। लोगों को ये नहीं पता रहता है कि हमारा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है, और वो हर एक सब्जेक्ट को, 14 सब्जेक्ट है, इन 14 सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देते हैं। तो ये सबसे गलत मेथड होता है उनके पढ़ने का। तो उनको मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि आप लोग जो है सबसे पहले ये देखिए कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा कितने मार्क्स का आता है। हमें मार्क्स के हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि एग्जाम हमारा 150 मार्क्स का है। अब ऐसा तो नहीं है कि 150 मार्क्स में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मान के चलिए कि एक आपका बड़ा हिस्सा 50 मार्क्स का बन रहा है, तो हम 50 मार्क्स के को भी उतनी ही टाइम दें, और कोई आपका 5 मार्क्स का सब्जेक्ट आ रहा है तो 5 मार्क्स को भी हम उतना ही टाइम दें। ये नहीं होता। आपको करना क्या है, जो आपका ज्यादा अंक का आता है आपको उसको पहले तैयार करना है, जो आपका कम अंक का आता है आपको उसको थोड़ा सा बाद में तैयार करना है। यहाँ पर मैं आपको इसीलिए सब्जेक्ट से रूबरू कराना चाहती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जो है आपका पहला सब्जेक्ट कौन सा है? भाषा। पहला जो आपका भाषा होता है, भाषा में आपका आता है हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत आता है। एक चीज मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूंगी, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत आपका 40 मार्क्स का आता है। आप सोच सकते हैं कि 150 मार्क्स का टोटल पेपर है, 40 मार्क्स का तो सिर्फ भाषा है। तो सबसे पहले हम लोग भाषा को तैयार कर लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट आपका ये मैं बोलना चाहूंगी, इसमें हिंदी का मैक्सिमम
पोर्शन आपका संस्कृत में भी कवर होता है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं है। आपका मैक्सिमम पोर्शन हिंदी और संस्कृत का एक जैसा ही रहता है। अब बात आती है अंग्रेजी की, तो आप लोग यूपी टेट या सी टेट एग्जाम कोई ना कोई एक एग्जाम देकर आए होंगे, क्वालिफाई करके भी आए होंगे, तो आप लोग जो है इन दो सब्जेक्ट से तो परिचित होंगे, हिंदी और अंग्रेजी से। आपका तैयार होगा, पैसेज भी आता है, आपका व्याकरण भी आता है सुपर टेट में, और यही आपकी यूपी टेट में रहता है कि आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं एंड आपके पैसेज आते हैं और अन्य चीजें भी आती हैं। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम चीजों से रूबरू होकर आए हैं, बस आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी है। बाकी संस्कृत की मैक्सिमम जो आपका जो पोर्शन है वो आपका हिंदी में कवर हो जाएगा। अब बात आती है आपके साइंस की। साइंस आपका 10 मार्क्स का आता है। ये आप देख सकते हैं कि आपके जितनी भी सब्जेक्ट है उनमें 10 मार्क्स का आपका साइंस आ रहा है, तो साइंस को भी हमें प्रायोरिटी में रखना है। ये मैं अभी आपको बताऊंगी कि आपको प्रायोरिटी किस तरीके से डिसाइड करनी है। पहले आप ये जान लीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा कितने मार्क्स का आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गणित। गणित आपका 20 अंक का आता है। अगला है आपका पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, आपका 10 मार्क्स का आता है। नेक्स्ट है आपका शिक्षण कौशल, 10 मार्क्स का आता है। बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी, आपका 10 मार्क्स का आएगा। सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज एंड समसामयिक घटनाएं यानी कि आपका करंट अफेयर्स, कितने का आएगा, 30 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तार्किक ज्ञान यानी कि आपका रीजनिंग 5 मार्क्स का आएगा। सूचना तकनीक यानी जिसमें आपका कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर आपका 5 मार्क्स का आता है। एंड नेक्स्ट है आपका जीवन कौशल, प्रबंध एवं अभिवृत्ति, ये भी आपका 10 मार्क्स का आता है। ये तो आपने देखे कि हमारे नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने हैं, तो ये कुल मिला के आपके 14 सब्जेक्ट बन जाते हैं यहाँ से यहाँ तक की लिस्ट में, ठीक है। अब बात आती है कि हम इन सब्जेक्ट में से सबसे पहले किसको पढ़ें। तो जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की है, मैं आपको ऑनेस्टली वही आपको चीजें सिखाऊंगी जो मैंने की हैं। आपको सबसे पहले करना क्या है, आपको सबसे पहले भाषा पर ध्यान देना है। क्यों देना है भाषा पर ध्यान, क्योंकि भाषा आपका 40 मार्क्स का आ रहा है, इसलिए हमें भाषा पर ध्यान देना है। नेक्स्ट आप देखिए इस लिस्ट में कि सबसे ज्यादा अंक आपका कहाँ पर आपको दिख रहा है, तो आपको ये सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाओं में 30 अंक दिख जाएंगे। तो ये 30 अंक का आपको जो है इसके बाद रखना है, यानी कि आपको जो है करंट, यानी कि मैं यहाँ पर सी लिख दूँ, आप करंट समझ जाना है इससे, और आपका जीके यानी कि जनरल नॉलेज, ये आपके 30 मार्क्स का आता है। तो आपको भाषा, करंट और जीके ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो डेली पढ़ना है। इसके अलावा आपको कौन से सब्जेक्ट डेली पढ़ना है मैं यहाँ पर अटैच करती जाऊंगी। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा मैथमेटिक्स आपकी 20 अंक का आता है, यानी कि मैथमेटिक्स की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स में यहाँ पर लिख देती हूँ मैथ्स, ठीक है। मैथ्स आपका 20 मार्क्स का आएगा, यानी कि आपको मैथ्स की डेली प्रैक्टिस करनी है। अब आप देखिए कि आपका कौन सा जो है ऐसा सब्जेक्ट है जो ज्यादा मार्क्स का आ रहा है, तो यहाँ पर साइंस आपको दिख रहा होगा 10 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। यानी कि आपको साइंस भी डेली प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। साइंस आपका 10 मार्क्स का आता है। अब आप यहाँ पर देखिए कि पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन भी हमारा 10 मार्क्स का आता है। नेक्स्ट आप देखिए कि आपका बाल मनोविज्ञान भी 10 मार्क्स का आता है, ठीक है। ये जो बाल मनोविज्ञान है, चाइल्ड साइकोलॉजी, ये आप यूपी टेट और आपके सी टेट एग्जाम में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो आपको इसमें बस वही टॉपिक पर ध्यान देना है जो आपके सुपर टेट एग्जाम में मेंशन है और आपने यूपी टेट में नहीं पढ़े हैं, तो उन टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी ऐसे टॉपिक जो आपके यूपी टेट और सी टेट में आए हुए थे वो सुपर टेट में भी हैं, तो आपको बस उनकी प्रैक्टिस करना है, आपको अलग से एफर्ट नहीं डालना है, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं आपके यहाँ पर कितने अंक हो गए, यहाँ पर 4 3 7 8 9 10 11 12, ये आपके कुल 120 अंक हो जाते हैं। ये 120 अंक आपके जो हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपके सुपर टेट एग्जाम में, क्योंकि सबसे पहले आपको इन सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी है। जैसे मैंने क्या कहा, फिर से समझिए, मैंने कहा आपको भाषा को प्रायोरिटी देनी है, बिकॉज भाषा आपका 40 मार्क्स का आ रहा है। फिर आपका आता है करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, 30 मार्क्स का आ रहा है। हमें 30 मार्क्स को डेली पढ़ना है, करंट को आपको डेली पढ़ना है। आप मंथली पढ़ें, चाहे आप 1 डे का पढ़ें, आप कैसे भी पढ़ें, लेकिन आपको उसको डेली पढ़ना है, रिवाइज करना है। मंथली पढ़ते हैं तो आप मंथली वाला भी रिवाइज करें, ठीक है। फिर आता है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को आपको डेली पढ़ना है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 20 मार्क्स का आता है। फिर आता है आपका साइंस 10 मार्क्स का आता है। उसके बाद मैंने क्या लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा था आपका पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन 10 मार्क्स का, एंड फिर मैंने लिखा था यहाँ पर बाल मनोविज्ञान 10 मार्क्स का, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आपको सबसे पहले पढ़ना है, जिनको आपको डेली पढ़ना है। नेक्स्ट आता है आपका जो मैंने छोड़ा है, मैंने क्या क्या छोड़ा है यहाँ पर, तार्किक ज्ञान, यानी कि आपका जो है मैंने रीजनिंग छोड़कर रखा है। रीजनिंग के बाद मैंने शिक्षण कौशल छोड़ के रखा है, 10 मार्क्स का है। आप शिक्षण कौशल को भी डेली पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको वो 120 मार्क्स गिनाए हैं जिनसे आप फैमिलियर हैं, क्योंकि इनमें से आप भाषा भी पढ़ चुके हैं, साइंस से भी आप रूबरू होंगे, बिकॉज आप यूपी टेट और अपने सी टेट में भी साइंस का काफी हिस्सा पढ़ चुके होते हैं, पर्यावरण में आपका आता है, ठीक है।
मैथमेटिक्स भी आप पहले से पढ़ के आए हैं, इसीलिए मैं इन सब्जेक्ट को पहले प्रायोरिटी दे रही हूँ, क्योंकि ये आपके जो है मेजर सब्जेक्ट होते हैं जो आपको मार्क्स दिलाएंगे। ये 120 मार्क्स की आप सबसे पहले तैयारी करें, उसके बाद आप रीजनिंग पढ़ें, रीजनिंग की तैयारी के बाद आप करें ये जो है आपका कंप्यूटर जो सब्जेक्ट है सूचना तकनीकी, जो कि आपका 5 मार्क्स का है, इसमें आपका कंप्यूटर आता है, तो कंप्यूटर की भी आप उसी तरीके से तैयारी करें। जब आपका ये इतना पोर्शन तैयार हो जाता है उसके बाद अपनी कंप्यूटर की आप तैयारी करें, ठीक है। अब बाद का मतलब ये नहीं है कि आपका एग्जाम जो है सुपर टेट एग्जाम आने को है और आप एक हफ्ते पहले कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, इस तरीके से पढ़ाई नहीं करनी है। पढ़ाई करने का मैंने ये बोला है, बाद का मतलब यहाँ पर ये है आपका कि आपको करना क्या है कि जब आपके ये सब्जेक्ट तैयार होने लगे तब आपको इन सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। ध्यान देने का मतलब ये है कि अब आपको फिर इन सब्जेक्ट को टाइम देना है। जैसे आपका ये 5 मार्क्स का आ रहा है तो आपको इसको थोड़ा सा टाइम देना है। थोड़ा का मतलब ये कि हफ्ते में एक दिन आप कंप्यूटर को दें। इसी तरीके से आप लॉजिकल रीजनिंग यानी कि अपनी रीजनिंग को भी हफ्ते में एक दिन दें, ठीक। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। आप आई होप यहाँ पर ये चीज समझ गए होंगे मैंने सब्जेक्ट को किस तरीके से बताया है। अब नेक्स्ट आता है सिलेबस। सिलेबस बहुत जरूरी होता है। आप किसी भी एग्जाम का जो है तैयारी करें, चाहे आप रीट की तैयारी करें, यूपी टेट की, सी टेट की, केवीएस की, एनवीएस की, आप किसी भी यूपीएससी तक की तैयारी करें, कोई भी एग्जाम हो, सबसे जरूरी होता है सिलेबस। आपको अपना सिलेबस जरूर पता होना चाहिए, बिकॉज सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपके आयोग प्रश्न पूछते हैं। जो भी आयोग आपका जो है एग्जाम कंडक्ट कराता है, सबसे ज्यादा प्रश्न आयोग अपने द्वारा दिए गए सिलेबस से ही प्रश्न देता है। तो आपको सिलेबस को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। कई लोग सिलेबस को देखते ही नहीं, बस पढ़ाई करते जाते हैं, तो ऐसे लोगों का जो है अंत तक यही रहता है कि मेरी तैयारी ही नहीं है, बिकॉज उन्होंने सिलेबस से पढ़ाई ही नहीं की है, ठीक। अगर आप सिलेबस से पढ़ेंगे तो अंत तक आप जाते जाते ये कहेंगे कि मेरा मैक्सिमम पोर्शन तैयार है, मैं रेडी हूँ एग्जाम देने के लिए। तो यही आपको जो है चाहिए कि आप एग्जाम टाइम बिल्कुल कह सकें कि हाँ मैं रेडी हूँ एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है अपनी, इसीलिए आपको सिलेबस जरूर देखना है। जैसे अगर आपने अभी तक अपना सिलेबस नहीं देखा है तो मैंने एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाया है सिलेबस का, आप वहां से सिलेबस चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको मोटा मोटा बता देती हूँ। जैसे सिलेबस में आपका आता है पहला भाषा। भाषा में आपका हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत आता है। हिंदी में आपका जो है व्याकरण आती है, व्याकरण के अलावा आपका क्या आता है, पैसेज आता है, ठीक है। ऐसे ही आपका पैसेज मतलब यहाँ पर पदवांश आता है, ठीक है। अंग्रेजी में क्या होता है, अंग्रेजी में भी आपका ग्रामर आती है, ग्रामर के अलावा आपका पैसेज आता है, ठीक है। तो पैसेज के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। ये गलती बिल्कुल भी मत करना आप लोग कि आप लोग पैसेज की तैयारी नहीं करें। पैसेज को हम लोग छोड़ देते कि नहीं मैं तो एग्जाम टाइम उसको कर लूंगा, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं हम लोग। पैसेज को हमें थोड़ा थोड़ा टाइम देना चाहिए। पैसेज को पढ़ने का जो है हमें तरीका आना चाहिए, किस तरीके से हमें पैसेज को रीड करना है। पैसेज को रीड करने की हैबिट आप में होनी चाहिए, तब जाके आप एग्जाम में जो है बैठ पाएंगे, एग्जाम में वो पूरा का पूरा पैसेज पढ़ने की हिम्मत रख पाएंगे। अदरवाइज जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना, जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आप थकान महसूस करेंगे, तब आपको लगेगा कि ये पैसेज मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा है, फिर आप फ्रस्ट्रेट होकर उस पैसेज के आंसर देंगे जो कि आपके रॉन्ग होते चले जाएंगे। ये गलती मत करिएगा। पैसेज की आप लोग थोड़ी बहुत तैयारी जरूर करिएगा, पैसेज को पढ़ने की हैबिट जरूर डालिएगा, ठीक है। तो मैंने भी क्या किया था कि मैंने जब सीटेट का एग्जाम दिया था तो पैसेज फिर भी मैं जबरदस्ती क्वेश्चन पेपर से पैसेज की जो है तैयारी करती थी, पैसेज जो है पढ़ती थी, पैसेज को पढ़ने की हैबिट डालती थी, उसके क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करती थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है भाषा पर अपना ध्यान देना है। और भाषा के लिए आप सबसे बेस्ट है हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन से अच्छी कोई बुक हो ही नहीं सकती, तो आप लोग आदित्य पब्लिकेशन की बुक से आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका साइंस। साइंस के लिए तो मैं आपसे यही कहूंगी कि नैंसी क्लासेस के द्वारा आपको साइंस के वीडियो रेगुलरली दिए जाते हैं। आपको साइंस के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन नैंसी क्लासेस के द्वारा दिया जाता है, वहां से साइंस जो है अपना पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं, कई लोग लूसेंट से भी पढ़ते हैं, लेकिन लूसेंट से पढ़ने वालों का ये रहता है कि लूसेंट में एक भी फिगर ना होने की वजह से उनको जो है थोड़ा सा बोरिंग महसूस होता है। तो आप बोरिंग महसूस ना करिए, उसको पढ़ने की हैबिट डालिए। 2 बार 4 बार पढ़ेंगे तो आपको भी समझ आ जाएगा कि लूसेंट में जो है लिखा क्या है, ठीक है। उसके अलावा आप नैंसी क्लासेस के साइंस की वीडियो देख सकते हैं। साइंस की वीडियो में आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आपको अच्छे से तैयार करना है और आपको डेली बेसिस पर पढ़ना है। मैथमेटिक्स का सिलेबस मैक्सिमम आपका वही होता है जो आप यूपी टेट में पढ़ के आए हैं। जैसे आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ के आए होंगे, ज्योमेट्री पढ़ के आए होंगे, और आपके कई सारे ऐसे हैं जैसे औसत वगैरह पढ़ के आए होंगे। तो यही टॉपिक आपके जो है सुपर टेट के सिलेबस में होते हैं। बाकी डिटेल्ड सिलेबस आप मेरी वीडियो से देख सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। ये सबसे बड़ा जो है लोगों के मन में घर कर जाता है कि ये पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन जो है इतना सारा पढ़ना है। हालांकि हाँ, इसमें थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना होता
होता है, क्योंकि इस पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन में मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी। हालांकि आपके सुपर टेट में पर्यावरण आता है, लेकिन पर्यावरण के क्वेश्चन जो है सुपर टेट में कम आते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, पर्यावरण के जो है हफ्ते में एक दिन आपको जो है अपने पर्यावरण को भी टाइम देना है, ठीक है। एकदम से स्किप नहीं करना है और एकदम से भी नहीं पढ़ना है आपको, क्योंकि आपके पर्यावरण से क्वेश्चन जो है थोड़े से कम पूछे जाते हैं। तो आप लोग क्या करें कि नैंसी क्लासेस के द्वारा कुछ वीडियोस जो है पर्यावरण के दिए जाते हैं, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आपने यूपी टेट में जो पढ़ा है बस आपको उसी की प्रैक्टिस करना है, आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो आप पढ़ रहे हैं आप वही पढ़िए, उसके अलावा आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। उसके बाद आता है सामाजिक अध्ययन। तो यहाँ पर जो है पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन में आपको भूगोल भी पढ़ना होगा, आपको पॉलिटी भी पढ़ना होगा और आपको अपनी हिस्ट्री भी पढ़नी होगी, ठीक। तो आपके जो है भूगोल में यानी कि ज्योग्राफी में साफ साफ मेंशन है इंडियन ज्योग्राफी, और आपके वर्ल्ड का भी कुछ कुछ पोर्शन आपका मेंशन है आपके सिलेबस में। तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है। जैसे आपके सिलेबस में पर्वत, नदियां स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ज्वालामुखी स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं, तो आपको जो है इन चीजों पर फोकस करना है जो आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। उसके बाद आता है भूगोल के बाद आता है आपका जो है पॉलिटी। पॉलिटी में साफ साफ लिखा हुआ है भारतीय जो है आपका भारतीय संविधान लिखा हुआ है। तो भारतीय संविधान के जो जो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके जितने भी अनुच्छेद है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके अलावा आपका किस तरीके से संवैधानिक विकास हुआ ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आपके अनुसूची हुआ, भाग हुआ, उसके बाद आपके राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, आपकी कार्यपालिका, विधायिका, जितने भी आपकी ये सब चीजें हैं, ये आपके ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। तो आप इन टॉपिक को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है इसी में आपका जो है सामाजिक अध्ययन, यानी कि इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा एक चीज और आपको पढ़नी पड़ेगी, वो है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपकी 3 तरह की हिस्ट्री आप लोग पढ़ते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं। फिर आपका आता है, फिर आप लोग क्या पढ़ते हैं, आधुनिक जो है आपका आधुनिक जो हिस्ट्री होती है जिसे आप मॉडर्न हिस्ट्री कहते हैं, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी पोर्शन को आपको सबसे ज्यादा पढ़ना होगा, क्योंकि आपके जो है सिलेबस में साफ साफ मेंशन किया गया है कि आपको जो है अपने हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। हिस्ट्री में आपका लिखा हुआ है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मतलब है आपका जो है कब से कब तक। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का मतलब है 1857 की जो आपकी क्रांति हुई थी, 1857 से लेके आपको पढ़ना है 1947 तक, ठीक है। तो 1947 तक जो आपके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत आते हैं, ये चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी कि कितनी कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं 1857 से लेकर 1947 तक, वो सभी घटनाएं आपको कवर करनी है। और आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है आपकी हिस्ट्री में वो है आपका भारतीय समाज सुधारक। तो आपको भारतीय समाज सुधारक और आपको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, इन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये तो आपके मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का बताया। फिर इसके अलावा जो आपकी आती है 2 और हिस्ट्री भी होती है आपकी। तो आपकी हिस्ट्री के जो 2 अन्य भाग हैं वो है प्राचीन भारत का इतिहास एंड आपका है मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो आपके प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत के इतिहास से आपके सिलेबस में कोई सा भी टॉपिक मेंशन नहीं किया गया है। आपको सिर्फ और सिर्फ आधुनिक भारत के इतिहास से टॉपिक मेंशन किया गया था, जो मैंने आपको बता दिया कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और आपकी जो भारतीय समाज सुधारक है, आपको बस वही पढ़ना है। आप चाहें अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया हिस्ट्री का, तो अपने मन से आप वेद वगैरह पढ़ सकते हैं, क्योंकि वेद से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आप वेद वगैरह पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आता है आपका शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल के लिए जो मैंने डिटेल्ड सिलेबस का वीडियो बनाया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी। तो चाइल्ड साइकोलॉजी में आपको जो है व्यक्तिगत भिन्नताएं, व्यक्तित्व, बुद्धि, मूल्यांकन, उसके अलावा पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। वंशानुक्रम एवं वातावरण, किस तरीके से बाल विकास पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है, अन्य कौन कौन से कारक हैं जो हमारे बाल विकास पर प्रभाव डालते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बाल मनोविज्ञान में पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। बाकी डिटेल सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। उसके अलावा है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाएं, तो करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पर पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल रीजनिंग यानी कि रीजनिंग के जो जो टॉपिक हैं आपके, जैसे कैलेंडर वगैरह हुआ एंड आपका डायरेक्शन हुआ, डायरेक्शन वगैरह आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगे। डाइस हुआ आपका और सीरीज, ये सभी चीजें आपको इसमें पढ़नी होंगी। नेक्स्ट है आपका सूचना तकनीकी यानी कि कंप्यूटर। इसमें आपको कंप्यूटर में पढ़ना पड़ेगा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पढ़नी पड़ेंगी, एंड कंप्यूटर कितने तरीके के होते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है, प्रिंटर वगैरह किस तरीके से होते हैं, आपके प्रिंटर किस तरीके से वर्क करते हैं, ये सब चीजें आपको अच्छे से पढ़नी होंगी। तो इनके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप चाहें तो मेरे जो चैनल पर कंप्यूटर के वीडियो हैं, उनसे अच्छा वीडियो शायद ही आपको कहीं मिले, तो आप उन वीडियो को पढ़ सकते हैं। बाकी आपकी जो है कोई अगर आप बुक वगैरह पढ़ना चाहते हैं तो आप कोई बुक भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहेगा कि आप 5 मार्क्स के जो कंप्यूटर आते हैं उनको 5 मार्क्स के ही हिसाब से तैयार करें,
ठीक है। तो आप हफ्ते में जो एक वीडियो मेरा आता है वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा होता है आपका जीवन कौशल प्रबंध एवं अभिवृत्ति, इसका भी सिलेबस आप जो है वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि टेस्ट सीरीज आप किस तरीके से जो है चूज कर सकते हैं। आपकी टेस्ट सीरीज बेसिकली 2 तरीके की होती है। पहला तो होता है आपका ऑनलाइन, ठीक है, दूसरा होता है आपका ऑफलाइन। ठीक, ये 2 तरीके की टेस्ट सीरीज आप लोग देखते होंगे। एक तो देखते होंगे ऑनलाइन, दूसरे आप देखते होंगे ऑफलाइन, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि यूपी टेट या फिर आपकी सुपर टेट एग्जाम या सीटेट कोई भी एग्जाम हो, उसकी तैयारी करने वाले स्टूडेंट जो है थोड़े से रूरल एरिया में रहते हैं, तो वहां पर जो है नेट कनेक्टिविटी एंड अन्य प्रॉब्लम की वजह से वो जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए तो है कि आप लोग जो है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। जैसे आप यूथ कंपटीशन टाइम के जो है अच्छे से जो है टेस्ट सीरीज वगैरह ले सकते हैं। एंड अग्रवाल का भी एक आता है टेस्ट सीरीज, तो आप वो भी परचेस कर सकते हैं। मैंने यही दोनों परचेस की थी। इसके अलावा आप ऑनलाइन के लिए मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है कि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आपको नंबर ऑफ टेस्ट ज्यादा मिलेंगे। वहीं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में आप लोग क्या करेंगे, 250 में कितने टेस्ट मिलेंगे आपको, मैक्सिमम 15 टेस्ट मिल जाएंगे, 20 टेस्ट मिल जाएंगे। लेकिन जब आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेते हैं तो उसमें आपको कम से कम नहीं तो आपको जो है अनलिमिटेड टेस्ट मिलते हैं उसमें, और साथ ही साथ जो है प्राइस जो है आपका 300 के अराउंड होगा। तो आप लोग जो है मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, मुझे हेल्प बहुत की थी। मैंने लगभग, मैं ऑनेस्टली बताऊं तो 1000+ टेस्ट दिए होंगे। मैंने 1000+ टेस्ट दिए थे अपने लिए, ठीक है। तो आप जो है इसमें कुल मिला के जो टेस्ट होते हैं जितने आप दे सके अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से आप दे सकते हैं। ठीक, ये तो हो गया आपकी टेस्ट सीरीज की बात। आप सभी को पता है कि टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। यदि आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं सुपर टेट में, तो आप जो है टेस्ट को जरूर दें, डेली बेसिस पर दें। आप जो है 10 कुछ आपके टेस्ट जो ऑनलाइन में होते हैं वो आपके 10 के भी होते हैं, 10 अंक के भी होते हैं, कुछ आपके 15 अंक के भी होते हैं, कुछ आपके 30 अंक के भी आपको मिल जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका टाइम सुटेबल है, कि आपको लग रहा है कि 10 मिनट है तो 10 मिनट का आप टेस्ट दे लीजिए, 20 मिनट है तो 20 मिनट का टेस्ट दे लीजिए। जो भी आपको लगता है आप उस हिसाब से अपना टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि टेस्ट की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। आप कोई सी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज नहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं तो आप यूट्यूब पर कोई भी वीडियो जो आपको अच्छा लगता हो वहां से भी आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी ही है, प्रैक्टिस आपकी मस्ट है। नेक्स्ट होता है नोट्स, कि नोट्स किस तरीके से बनाए सुपर टेट के लिए। तो आपको मैं यहाँ पर वही सारी चीजें शेयर करूंगी जो मैंने की हैं, वही मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो है इसको फॉलो कर सकते हैं, आगे आपकी इच्छा, ठीक है। तो नोट्स के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया था, जो आपकी कॉपी होगी इस तरीके से होगी। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको कोई सा भी टॉपिक पढ़ना है। मान के चलिए कि आपने जो है अपने बाल विकास में कोई एक टॉपिक उठाया, आपने बुद्धि टॉपिक उठाया। बुद्धि से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बुद्धि के बारे में जितनी भी चीजें आपने जानी, चाहे आप वीडियो से पढ़ें, चाहे आप किसी बुक से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, बुद्धि के बारे में आप यहाँ पर लिखें, ठीक है। बुद्धि के बारे में जिस तरीके से आप लिखते हैं उसी तरीके से आपको लिखना है। अलग बस ये करना है कि बुद्धि के बारे में जितनी भी चीजें सीखें वो आपको एक ही जगह कलेक्ट करके रखनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि कभी हमें फ्यूचर में कोई इन्फॉर्मेशन बुद्धि के बारे में मिलती है तो हम कहाँ लिखेंगे, तब तो हम बाद में कहीं और करने अन्य पेज पर ही लिखेंगे। तो ये गलती नहीं करना है आपको। आपको करना क्या है, आपका कुछ इस तरीके से आपका जो पेज होता है, आपको बस इतना करना है, इस पेज पर ऊपर थोड़ी सी जगह छोड़नी है, नीचे थोड़ी सी जगह छोड़नी है। ये छोटी हुई जगह आपको जो है जब आप टेस्ट वगैरह देंगे, जो नई चीजें बुद्धि के बारे में सीखेंगे, तब आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो फैक्ट्स मिलेंगे, उनको जोड़ने में बहुत काम आएगी। ये स्पेस बहुत काम का होता है। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करें, आपकी जो कॉपी होगी मैं आपको बता देती हूँ। जो आपकी कॉपी होगी, कॉपी आप नई कॉपी ही बनाएंगे ना, किसी भी सब्जेक्ट की बनाएंगे, तो नई कॉपी के आगे आपको क्या करना है, 10 से 15 पेज छोड़ देना है। वो 10 से 15 पेज मानो आप या ना मानो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे एग्जाम के लास्ट डेज में। तो आपको करना क्या है, उन्हीं पेजेस पर आपको जो है नई इन्फॉर्मेशन जो आपको टेस्ट देने के बाद मिलती है, या फिर आप कोई सा भी वीडियो देखते हैं उसको देखने के बाद मिलती है, उन सब पॉइंट्स को आपको लिख लेना है उन्हीं आगे के 10 पेजेस पर, ठीक है। उसके अलावा उन 10 पेजेस पर आपको क्या लिखना है, जब आपका जैसे आपने चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ा, चाइल्ड साइकोलॉजी आपने पूरा पढ़ लिया, आप रिवीजन के जो है उसमें है, ठीक है, फेज में आप रिवीजन कर रहे हैं। आपको रिवीजन के दौरान कई सारे फैक्ट पता चलते हैं। मान के चलिए बुद्धि का फॉर्मूला हुआ, बुद्धि का फॉर्मूला किसने दिया था, बुद्धि टर्म किसने दिया था, ठीक है। ये सारी चीजें आपको पता चली। आपको करना क्या है, यही सब चीजें आपको जो है जो शुरुआत के 10 पेज हैं उनमें पॉइंट के फॉर्म में लिख लेना है, ठीक है, कि बुद्धि का फॉर्मूला किसने दिया था, बुद्धि का फॉर्मूला
कौन सा है, मतलब किस जो फॉर्मूला है आपको वो लिखना है, ठीक है। ये सब चीजें आपको जो है अपने जो शुरुआत के पेजेस हैं उन पेजेस पर लिखना है। होगा क्या, जब आपने जितनी भी चीजें रिवाइज की हैं, पूरा जो आपने सब्जेक्ट रिवाइज किया, उस सब्जेक्ट का जो है आपका जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो पोर्शन होगा वो आपने शुरुआत के पेजेस पर लिख लिया है। अब ये शुरुआत के 10 से 15 पेज आपको एग्जाम के टाइम 2 दिन पहले ही आपको यही पेज पढ़ना है। पूरी कॉपी पूरी बुक कोई पढ़ने की क्षमता नहीं रखता है। ये 10 पेज आप आराम से पढ़ लेंगे और आपको मानो चाहे नहीं, आपको पढ़ने में मजा भी आएगा। आपको लगेगा हाँ मेरी चीजें रिवाइज हो रही हैं, मैं चीजें भूल नहीं रही हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें आपको पहले ही मिल जाएंगी। कोई ईयर है, जैसे आपने कोई एक्ट वगैरह पढ़ा तो कोई एक्ट वगैरह आप लिख लीजिए कि ये एक्ट आपका इस ईयर में आया था, तो कितनी हेल्पफुल होंगी ये सभी चीजें जो हमें भूल नहीं पाएंगी, क्योंकि हम आगे से अपना सारा का सारा चीजें यहाँ से कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो नोट्स का तरीका सबसे बेस्ट यही होता है कि आप जो है नोट्स को इस तरीके से बनाएं कि आप कोई भी टॉपिक लिख रहे हो तो वो टॉपिक के बारे में सारी जानकारी आपको एक ही जगह मिल जाए, ठीक है। आपको ये गलती कभी नहीं करना है कि बुद्धि के बारे में आपने इस पेज पर लिखा, फिर आपको बुद्धि के बारे में कभी और कोई चीज पता चल रही है तो आप जो है कहीं और लिख रहे हैं। आपको फिर जब एग्जाम आएगा आपका तो आप कैसे ढूंढेंगे कि बुद्धि के बारे में मैंने किसी अन्य पेज पर भी कहीं और भी कॉपी पर लिखा हुआ था। ये गलती आप लोग कभी मत करिएगा। आप जो भी करिएगा, जो भी लिखिएगा, एक टॉपिक के बारे में एक ही जगह लिखिएगा, ठीक है। आपसे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो अभी भी जैसे यूपी टेट क्वालिफाई कर चुके होंगे, एंड सी टेट की तैयारी कर रहे होंगे और आप वो जो है सुपर टेट भी दे रहे होंगे इस बार, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगी आपके ऐसे टॉपिक जो आपके यूपी टेट में आने हैं, सी टेट में भी आने हैं और आपके सुपर टेट में भी आने हैं, उन टॉपिक को आप एक ही बार प्रिपेयर करिए। इस तरीके से प्रिपेयर करिए कि चाहे आप यूपी टेट का एग्जाम दें, सी टेट का एग्जाम दें, सुपर टेट का एग्जाम दें, वो टॉपिक आपका तीनों एग्जाम में काम करे। आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी है। कभी भी ये गलती मत करिएगा कि मैंने ये टॉपिक आज यूपी टेट के हिसाब से पढ़ लिया, कल सुपर टेट के हिसाब से पढ़ूंगी और परसों सी टेट के हिसाब से पढ़ूंगी। इस तरीके से कभी मत पढ़ाई करिएगा, ठीक है। आप जो भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए, ठीक है। नोट्स बनाने का बेहतर तरीका मैंने आपको बता दिया है। मैंने जिस तरीके से नोट्स बनाए मैंने आपको वही शेयर किए हैं। ऑनेस्टली मैं अपना व्यू बताऊं तो मैंने बीटेक से ये चीजें अपनाई थी, एंड आप विश्वास करिए कि मुझे ये चीजें बहुत हेल्प की। बीटेक के टाइम मुझे बहुत हेल्प मिली इन सब चीजों में। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जब मेरा डाइट में डीएलएड था तब भी मैंने इसी तरीके से पढ़ाई की थी और अभी भी मैं ऐसी ही पढ़ाई की थी, तो मैंने आपको वही सब चीजें यहाँ पर शेयर की हैं। एंड लास्ट होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन में मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आप उन लोगों से दूर रहें जो आपको ये कहते हैं कि इस बार वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो हमेशा आपको कान में फूंकते रहेंगे इस बार वैकेंसी नहीं आएगी, क्यों आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। कृपया करके आप उन लोगों से दूरी बनाएं। अगर मजबूरी ऐसी हो जाती कि हम दूरी नहीं बना पाते तो आप क्या करिए, सुनिए सबकी पर करिए अपने मन की। जो आपका मन कहता है आप वही करिए। सुनिए लेकिन सबकी, सुन लीजिए हाँ हाँ हाँ, ठीक है। इस तरीके से करते जाइए लेकिन करिए अपने मन की। आप पढ़ाई में कोई कमी मत करिए। आपकी वैकेंसी चाहे 10 दिन बाद आए, चाहे आपकी 1 महीने बाद आए, चाहे आपकी 1 साल बाद आए, ठीक है। इतना टाइम तो नहीं लगेगा। इस बार वैकेंसी आपकी तय है, ठीक है। इस बात को आप लिख के ले लीजिए, आपकी वैकेंसी इस बार तय है, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई उसी एनर्जी से करिए जिस एनर्जी से आप लोग करते आ रहे हैं। चाहे आपकी वैकेंसी 1 हफ्ते बाद आए, 10 दिन बाद आए, महीने भर बाद आए, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल आपको मोटिवेट होते रहना है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है इन लोगों से तो दूरी बनाएं जो आपको सजेस्ट करें कि वैकेंसी नहीं आनी है, 17,000 वैकेंसी आई, उनमें कैसे हम लोगों का सिलेक्शन होगा। बिल्कुल भी नहीं, आपको ऐसे लोगों से टच ही नहीं रखना, ठीक है। आपको ये सोचना है चाहे मेरी वैकेंसी 17,000 आए या फिर 51,000 आए, कितनी भी आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी आए, मुझे बस अपनी एक सीट पक्की करनी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बस एक सीट अपनी पक्की करनी है। यही आप बस दोहराते रहिए अपने मन में और आगे बढ़ते रहिए। मैं आपको बस यही सजेस्ट करूंगी। तो मोटिवेशन में मेरा यही था कि आप लोग इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, इस टाइप के लोगों से दूर रहिए। मुझे भी कई लोगों ने सजेस्ट किया तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे मेरा फ्रेंड जो है वो हमेशा यही कहता था कि अगर तुम नहीं कर पाओगी नैन्सी तो कोई नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीजें मुझे बहुत मोटिवेट करती थी, मुझे अच्छा लगता था। तो आप भी ऐसे ही अपना वातावरण क्रिएट करें, जो लोग आपको मोटिवेट करें, उन लोगों के आप टच में रहें। आपके मम्मी पापा हो, भाई बहन हो, कोई भी हो जो आपको मोटिवेट करते हो, आप उन लोगों के टच में रहें, ठीक है। मुझे मेरे मम्मी पापा लोग मोटिवेट करते थे, मेरे भाई लोग मोटिवेट करते थे, तो वो उन्हीं लोगों के टच में ज्यादा रहती थी। तो आप लोग भी इसी तरीके का अपना वातावरण क्रिएट करें। बिल्कुल भी आप लोग डिमोटिवेट ना हुए कि वैकेंसी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी वैकेंसी, ठीक है। वैकेंसी निश्चित है आपकी, आप लोग बस अपनी पढ़ाई करिए। इस बार आपकी केबीएस की वैकेंसी भी आनी है, तो आपको केबीएस के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करना है। बस आपको ये सोचना है मुझे अपना बेस्ट करना है, आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। एंड मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आप लोग बस अपनी अच्छे से तैयारी करिए एंड थैंक यू सो मच।
इसी तरीके की अन्य इन्फॉर्मेशन के लिए आप नैंसी क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको वीडियो टाइम पर मिलती रहे। एंड बने रहिए इस तरीके से नैंसी क्लासेस पर। थैंक यू सो मच।